हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कैसे लीनियर अलजेब्रा में ये वाला जो टॉपिक है एकदम इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक माना जाता है। आज इस करने को हम लोग यार इसमें ना होमोजेनियस मेथड समझेंगे, नॉन होमोजेनियस मेथड समझेंगे। दो पार्ट्स में ये वीडियो रहेगा। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए होमोजेनियस वाले क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आप लोगों को पता चलेगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, पूरा पूरा क्या क्या मेथड है और किस तरीके से आप लोग इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। साथ ही में व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन को। जैसे कि यार आप लोगों ने ये टॉपिक ना क्लास 12th में पढ़ा होता है। क्लास 12th में आप लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जैसे इनवर्स निकालना, फिर एडजॉइंट निकाला, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट निकाल के ये सारी एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालना शुरू करा था। ये दरअसल वैसे ही चीज है, लेकिन हम अगर इंजीनियरिंग में है इस समय तो इंजीनियरिंग में हमारे पास एक दूसरी अप्रोच रहेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वो अप्रोच क्या रहती है? रैंक वाली अप्रोच रहती है। अगर अभी तक आप लोगों ने रैंक वाला वीडियो नहीं देखा है, आप लोग रैंक वाली वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक पड़ा हुआ है, वो जरूर देखनी है। रैंक के बिना आप लोग ये क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकते। तो चलिएगा मैं बताना शुरू करता हूं कि आप लोगों के पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दरअसल होता क्या है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, पहले आप लोगों के पास अगर m इक्वेशंस हैं, m इक्वेशंस है, m ठीक है, m इक्वेशंस है और कुछ n अननोन्स है। n अननोन का मतलब है x y z या x1 x2 x3 x4 इस तरीके से। और तब आप लोग इस टाइप की जो इक्वेशन है ना, इस टाइप की, इनको हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये अपने पास हो जाएगा। अब यहां पर भी ना पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, मैं सारी की सारी पॉसिबिलिटीज आप लोगों को बता दूं। उससे पहले मैं कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे कि सॉल्यूशन। आप लोगों ने सीखा होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है ना। मान लीजिए आप लोग 9th क्लास में थे, तब आप लोगों को जैसे बताया जाता था भाई 2x प्लस वाई है इज इक्वल टू 7 है। मान लीजिए अगर आप लोग 3 और 1 को यहां पर सब्सटीट्यूट करें तो वो क्या आ जाएगा, 2 into 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। और 7 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। कब हुई? जब आप लोगों ने 3, 1 को अपनी इस इक्वेशन में रखा। तो जब यार किसी चीज को सेटिस्फाई कराया जाए ना, जैसे यहां पर ये 3, 1 है, इस पॉइंट ने क्या करा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तब हम लोग उसको कहते हैं सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो सेम चीज यहां पर भी है। अगर आप लोगों के पास भाई n वेरिएबल्स होंगे, n अननोन्स होंगे और m इक्वेशन होंगी, अगर सारे के सारे वो x1 x2 x3 की वैल्यू सारे के सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, तो हम लोग अब उसको बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। समझ में आ गया सॉल्यूशन की बेसिक टर्म। उसके बाद नेक्स्ट बताता हूं मैं आप लोगों को यार। यहां पर कुछ वर्ड्स हैं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ये इनका मीनिंग क्या रहता है भाई? जब आप लोगों के पास किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाए तब हम लोग उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। जब इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, जैसे यहाँ पर 2x प्लस 3y इसका सॉल्यूशन है 3, 1, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। नहीं तो अगर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है तब आप लोग उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। बिल्कुल इनकंसिस्टेंट तब आप लोग बोलें। इसके बाद बात करते हैं होमोजीनियस सिस्टम के बारे में और नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में। देखिएगा जब होमोजीनियस सिस्टम होता है ना, अब जैसे यार यहाँ पर ये है, मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर आ रहा हूँ। जब अपने पास ये सारे के सारे बी आई, ये इज इक्वल टू वाले टर्म्स, ये वाले टर्म्स, ये सारे के सारे जब जीरो हो जाए ना, तब उस केस को हम लोग कहते हैं होमोजेनियस सिस्टम। लेकिन अगर अपने पास बी वाली टर्म्स पड़ी हुई है, यानी कि राइट हैंड साइड नॉन जीरो है, तब आप लोग कहेंगे वो सिस्टम है अपना नॉन होमोजेनियस। तो यहां पर मैं लिख देता हूं राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां पर राइट हैंड साइड अगर जीरो हो, ये चीज। उसके बाद एक और टर्म आप लोगों को समझनी चाहिए यहाँ पर, ये है ट्राइवल सोल्यूशन। ट्राइवल सोल्यूशन किसको बोलते हैं? जब आप लोगों के पास यार 0 0 0 x1 x2 x3 कुछ भी है, उन सभी की वैल्यूज जीरो आ जाए। और ये ज्यादातर जीरो कब आती है? जब आप लोगों के पास होमोजीनियस सिस्टम होता है। मतलब यार इन शॉर्ट ये कहना चाहूंगा भाई, जब भी आप लोगों के पास होमोजीनियस सिस्टम है, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0 लिखा है,
तो यार x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, ये तो पक्की बात है, इसका सोल्यूशन तो होगा ही होगा। आप लोग सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हैं, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यही चीज है कि इसी चीज को हम लोग कहते हैं ट्राइवल सोल्यूशन। मतलब ट्राइवल का मतलब होता है जो भी गारंटेड है कि होना ही होना है। हम दो टाइप के सोल्यूशन पढ़ते हैं, एक ट्राइवल होता है, एक नॉन ट्राइवल होता है। नॉन ट्राइवल हमें फाइंड करना पड़ता है, ट्राइवल तो भाई हमेशा 0 वाला ही रहेगा। अब अगला रिजल्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे कि मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है, आप लोग इन नोट्स को जरूर बनाएं, अपनी कॉपी पर लिखें। जैसे अगला है, अगर आप लोगों के पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर वाला मैट्रिक्स है, ऑर्डर n है उसका, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जब आप लोगों के पास होमोजेनियस सिस्टम हो, होमोजेनियस, उसके पास नॉन जीरो या फिर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन तभी होंगे अगर आप लोगों का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई। नॉन जीरो सोल्यूशन अगर चाहिए, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन चाहिए, वो कब मिलेंगे? डिटर्मिनेंट के केस में। अगर तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो पक्की बात है भाई यहाँ पर नॉन ट्राइवल सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, 1 2 3 या माइनस प्लस वट एवर, पर 0 0 0 सोल्यूशन के अलावा भी। चलो अब मेथड समझते हैं। यहाँ पे अपने पास जो मेथड लिखा गया है, आप लोगों के पास क्या मेथड है होमोजेनियस सिस्टम को, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आज के इस क्लास में मैं सारे के सारे क्वेश्चन होमोजेनियस सिस्टम वाले लेकर आया हूं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नॉन होमोजेनियस पार्ट के भी समझेंगे। अब जैसे यार यहाँ पर वर्किंग मेथड क्या है, अगर आप लोगों के पास होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस सिस्टम है, तब आप लोग हमेशा क्या करेंगे? सबसे पहले तो रैंक निकालेंगे उस मैट्रिक्स का, m क्रॉस n मैट्रिक्स का। अब यहाँ पर दो केसेस पॉसिबिलिटीज है, या तो रैंक इज इक्वल टू n आ सकता है, या तो रैंक n से छोटा आ सकता है। अगर रैंक यहाँ पर n क्या है मैं यहाँ पर बता दूं, n यहाँ पर होगा कॉलम, कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर मतलब कितने कॉलम्स है आप लोगों के पास, 3 कॉलम है, 4 कॉलम है, 5 कॉलम है, वो चीज। अगर तो आप लोगों के पास रैंक की वैल्यू और n की वैल्यू बराबर बराबर आ गई, तब हमेशा आप लोगों के पास ट्राइवल सॉल्यूशन ही होगा, दैट इज x1 0, x2 0, x3 0, xn 0। ठीक है जी। बट अगर आप लोगों के पास कुछ अलग है, जैसे r की वैल्यू लेस देन n आ रही है, तब अपने पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे जी। तो बात समझ में आई। यहाँ पर सिर्फ दो ही तरीके के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, एक तो करेगा ट्राइवल सॉल्यूशन, एक करेगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एक चीज है ये, इस पॉइंट को मैं आगे आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा, n-r लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। सो ये बेसिक सा टर्म है, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। इससे ही आप लोगों के सारे होमोजेनियस वाले इक्वेशन से सॉल्व होने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है नहीं। अगर हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो हम लोग भी मैट्रिक्स लिखते हैं, जैसा आप लोग क्लास 12th में लिखते थे, ये है ना, ax इज इक्वल टू बी की फॉर्मेट में। तो यहाँ पर ax इज इक्वल टू बी अगर लिखूं तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 5 2 2 5 2, नेक्स्ट आ जाएगा 1 4 और 7, और लास्ट में आ जाएगा 1 3 3 1 3 3। यहाँ पर एक्स वाई जेड आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास तीन ही वेरिएबल है। इज इक्वल टू में आ जाएगा 0 0 0 और 0, ये आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर निकालना है रैंक। रैंक निकाल के देखते हैं अभी क्या आएगा जी। वैसे अगर मैं रैंक की बात करूँ ना, आप लोग जानते हैं रैंक की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो रैंक ऑफ ए आता है वो क्या आता है, मिनिमम ऑफ द रो और कॉलम। जैसे यहाँ पर 3 और 4 हैं, तो मिनिमम ऑफ 3, मिनिमम ऑफ 3 नहीं, मतलब यहाँ पर रैंक की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन और इक्वल टू 3 आएगी। 3 भी हो सकता है या फिर 3 से छोटा हो सकता है। मिनिमम ऑफ 3,4, ये कहाँ से आया? रोज लिखी है और कॉलम्स लिखे हैं। आई थिंक कॉलम ये है ना, कॉलम और रोज में से लिखा भी। हाँ जी। अब ऑपरेशन लगाना हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे कि ऑपरेशन देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं इसको 0 बनाने की कोशिश करूं भाई एक्लन फॉर्म के साथ, तो R2 के ऊपर ऑपरेशन लगा देता हूं। R2 के ऊपर ऑपरेशन लग जाएगा R2 माइनस 2R1। ऐसा ही सेम ऑपरेशन R3 के लिए भी लगा देते हैं, R3 माइनस R1। और ऐसा ही R4 के लिए भी R4 माइनस R1। ये ऑपरेशन हम लोगों ने यहाँ पर लगा दी। अगर ऐसे ऑपरेशन हम लोग लगाएं तो क्या बन जाएगा देखना, x y z यहाँ पर ये एज इट इज। देखो जो ऑपरेशन इस वाले मैट्रिक्स में लगे ना, इस वाले पे a पे,
वैसे ही ऑपरेशन आप लोगों के पास बी वाले मैट्रिक्स पे भी लगते हैं। अब बी तो भाई सारा ही जीरो है, तो उसके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा जब भी आप माइनस प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, जीरो का जीरो ही रहेगा। बाकी जैसे भाई हम लोगों ने पहली रो तो एज इट इज रखी है, तो पहली रो एज इट इज आ गई। अगली रो के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 माइनस माइनस 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 माइनस माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर हमें 4 मिल जाएगा। ये इस तरीके से मिल आगे 1 माइनस 1 0 मिल जाएगा, 4 माइनस 2 4 माइनस 2 यहाँ पे 6 मिल जाएगा, 4 माइनस माइनस 2 6 मिल जाएगा, 7 माइनस माइनस 1 8 मिल जाएगा। अगला वाला 0 आ जाएगा, 3 माइनस प्लस 2 है ना, तो 5 आ जाएगा, 3 माइनस माइनस 1 4 आ जाएगा। इस तरीके से ये ऑपरेशन लग गए। और ऑपरेशन क्या क्या लग सकते हैं यहाँ पर देख लेते हैं जी। और ऑपरेशन के लिए जैसे यार ये तो बन गया 0, अब हमें इसको 0 बनाना है, 6 और 5 को 0 बनाने की कोशिश करनी। अगर 6 और 5 को 0 बनाने की कोशिश करनी है, हम लोग कुछ और कर लें। अगर इसकी बजाय अगर हम R2 के ऊपर ऑपरेशन लगा देते हैं, चलो R2 के ऊपर एक बार ऑपरेशन लगा देते हैं। R2 के ऊपर लगा दिया, ऐड कर दें, नहीं, R2 के ऊपर ऑपरेशन लगा देते हैं कुछ, R2 माइनस माइनस 2R4, हाँ ऐसा कर देते हैं, इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। R2 माइनस 2R4, R2 के ऊपर ऑपरेशन लग रहा है, यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पर इज इक्वल टू 0 0 0 और 0, ये सारी चीजें तो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद R2 बाकी सारा एज इट इज रखते हैं, 1 माइनस 2 माइनस 1, ये सारा एज इट इज। उसके बाद 0 6 8 और लास्ट में आ जाएगा 0 5 और 4, ऐसे करके ये मिल जाएगा। R2 के ऊपर ऑपरेशन है R2 माइनस वाला, R2 माइनस 2R4। अब देखिएगा R2 में से 2R4 को माइनस करें अगर, पहला तो 0 आ जाएगा, 9 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5 करेंगे तो ये मिल गया -1। ऐसे ही नेक्स्ट 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4 करेंगे, 9 माइनस, हाँ ठीक है ना ऐसा, हाँ तो यहाँ पे 4 माइनस 8 -4 आ गया, -4 इस तरीके से हमें मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पर और ऑपरेशन क्या लग सकते हैं, और ऑपरेशन अगर लगाना चाहो तो मैं इनको ऐड कर दूं अगर R3 के लिए, हाँ R3 के लिए ऐड कर देते हैं। R3 पर कुछ ऐसा ऑपरेशन लगा रहा हूँ जी, R3 माइनस, अरे यार ये रब क्यों नहीं हो रहा, R3 प्लस माइनस R4 माइनस R2, ऐसा करके कुछ ऑपरेशन लगा दीजिए R3 के ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा देखना जी, यहाँ पर तो आ गया x y और z इज इक्वल टू आ जाएगा 0 0 0 0, और लास्ट में यहाँ पे हमें मिल जाएगा, पहला तो एज इट इज रहेगा 1 माइनस 2 माइनस 1, 0 -1 -4, और अगला 0 5 और 4, ये एज इट इज रख दी। अब यहाँ पर ऑपरेशन अगर लगाते तो ये बन गया 0, R3 माइनस R4 माइनस R2, ये भी मुझे लगता है 0 बन जाएगा। और अगले वाला जैसे कि 8 -4 माइनस -4, इस तरीके से आया ना, तो ये 8 ही बन गया ना, 8 -4 प्लस 4, हाँ ये तो 8 ही बन गया भाई, ये 8 बन जाएगा। R3 माइनस R4, ये बन गया था 6 -5 माइनस -1, 6 -5, अरे नहीं ये भी नहीं बना ना कुछ, ये -1 था ना, ओके तो यहाँ पे मुझे लगता है प्लस लगाना चाहिए, प्लस लगा के करेंगे, प्लस लगा कर आएगा भी, लगा के करेंगे। तो जैसे कि यार अगर प्लस लगा कर करें, मैं दोबारा लिख देता हूँ, R3 था 6 -R4 प्लस, हाँ अभी ठीक है, ये 0 बन गया ना। अब ऐसे ही सेम चीज उसके लिए 8 -4 -4, अभी ठीक है, हाँ अब ये 0 बन गया। सो यहाँ से रैंक जो है अभी तक मेरा निकला नहीं है, मतलब एक रो तो पूरी पूरी 0 हो गई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं या फिर रोज को इंटरचेंज कर दूं, तो रोज को इंटरचेंज करके मुझे मिल रहा है R1 R3 को इंटरचेंज कर देते हैं, R4 R3 को, R4 और R3 को इंटरचेंज अगर कर दिया जाए, यहां पर मिल जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0 0, लास्ट में आ जाएगा 1 -2 -1, 0 -1 -4,
0540000, ये चीज हमें मिल जाएगी। अगर ये चीज हमें मिल गई, अब यार अगर आप लोग इसको और सॉल्व करके भी देखें ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के पास कुछ और जीरो आ सकती है। जैसे मान लीजिए यार मैंने यहाँ पर ऑपरेशन लगाने की ऐसा कोशिश करी, आपके लिए लगा देते हैं ऑपरेशन, R2 के ऊपर ऑपरेशन लगा देते हैं, या R3 के ऊपर ऑपरेशन लगा देते हैं, R3 प्लस R2, R3 प्लस R2 लगा के देखते हैं। यहाँ तो आ गया एक्स वाई जेड, और यहाँ आ गया 000। हाँ जी, और बाकी का क्या बन जाएगा, 1 - 2 - 1, 0 - 1 - 4, यहाँ पर तो 0 0 0 आ गया। R3 प्लस R2 करेंगे 0 आ जाएगा, 5 - 1 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 - 4 करेंगे ये 0 आ जाएगा। मतलब इस तरीके से बन रहा है। अच्छा, अगर आप लोग कुछ और ऑपरेशन लगाने का सोचे भाई, इसको भी अगर मैं 4 को 0 बनाने का सोचूं, तो देखना उससे क्या होगा, फिर से R3 के ऊपर ऑपरेशन लग जाएगा। वो ऑपरेशन क्या रहेगा, R3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R2, मान लो ऐसे करके आप लोगों ने ऑपरेशन लगा दिया पेपर में। तो पेपर में जब आप ऑपरेशन ऐसे लगाएंगे, तब देखना भाई होने क्या वाला है, क्या क्यों मैंने ये लगाया, आप लोगों को अभी पूरा का पूरा अंदाजा हो जाएगा। जैसे R3 के ऊपर ऑपरेशन लग रहा है, फिर से 1 - 2 - 1 एज इट इज, 0 - 1 - 4 एज इट इज, 0 0 0 एज इट इज। हाँ, सो R3 + 4 R2, ये तो भाई 0 बन गया। 4 - 4, ये क्वांटिटी आपकी 0 बन गई। लेकिन जब आप लोगों ने 0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ -4 लगाया, तब आप लोगों का ये फिर से -16 बन गया। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ने जैसे तैसे मर्जी करके ऑपरेशन लगाए हों, लेकिन जो R3 वाली रो है वो आपकी 0 के बराबर सारी की सारी नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही तो हमें यहीं पर हमें छोड़ना पड़ेगा पड़ेगा तो रैंक ऑफ ए जो है वो आप लोगों के पास कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। अगर रैंक ऑफ ए 3 आ चुका है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों की एन की वैल्यू क्या थी। एन की वैल्यू आप लोगों के पास थी 3, क्योंकि आप लोगों के पास इतने ही तो कॉलम वेक्टर थे, कॉलम वेक्टर 3 थे। अगर कॉलम वेक्टर 3 थे, तो यहां पर अब मैं आप लोगों को और चीज, वो जो चीज मैंने लिखी थी ना, ये n - r लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, इसके बारे में बताता हूँ। देखिएगा, ये जो n - r लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन था, सो यहां से n - r लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन क्या आ गया, n की वैल्यू थी 3, r की वैल्यू थी 3, इज इक्वल टू 0 0। ये आप लोगों के पास लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। जीरो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का मतलब है कोई भी सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर कोई भी सॉल्यूशन लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होगा ना, तब आप लोग यही हमेशा अपना आंसर लिखेंगे कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0। यही ओनली और ओनली यही आप लोगों के आंसर हो सकते हैं, और कोई आंसर नहीं हो सकता। ये पॉइंट याद रखिएगा जी, क्या लिखा है पॉइंट में। जैसे यार यहाँ पर रैंक की वैल्यू और एन की वैल्यू बराबर बराबर ही तो आ गई, ये भी आप समझ सकते हैं इस तरीके से, रैंक और एन की वैल्यू बराबर बराबर आ गई। तो इस केस में आप लोगों के पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0, यही सोल्यूशन होंगे। यानी कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही इकलौता ट्राइबल सोल्यूशन मिलेगा, जो कि नॉन ट्राइबल है वैसे। ठीक है जी, तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी तक डिस्कस करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं, जहां पर आप लोगों के पास 3x3 वाला मैट्रिक्स है। अगर आप लोगों के पास 3x3 वाला मैट्रिक्स है, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग ऐसे केस में डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को ट्राइबल सोल्यूशन मिलने वाला, नॉन ट्राइबल सोल्यूशन मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला। मान लेते हैं डिटर्मिनेंट निकालना शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर मैंने डिटर्मिनेंट लगाया, इस मैट्रिक्स को लिख ले पहले, चलो मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, ax इज इक्वल टू b की फॉर्मेट में 1 3 - 2, और फिर आ गया 2 - 1 4, और फिर आ गया 1 - 11 14, यहाँ पे आ गया x y z इज इक्वल टू 0 0 0। मान लीजिए मैंने सिर्फ और सिर्फ a निकाला, a का डिटर्मिनेंट निकाला। अगर मैं a का डिटर्मिनेंट निकालू 1 3 - 2, 2 - 1 4, 1 - 11 14, इस तरीके से डिटर्मिनेंट अब देख लेते हैं अभी क्या आता है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट इस तरीके से मिल जाएगा, ये यहाँ गया, ये यहाँ -14 माइनस +44 -3, -3 के लिए मिल जाएगा 2 × 14 28 -4 -2, और यहाँ मिल जाएगा -22 -2।
अब नेक्स्ट कटिंग कर लेते हैं यहाँ पे 1 इंटू 30 माइनस 3 इंटू 24 माइनस 2 इंटू माइनस 44। या नेक्स्ट सॉल्व करके 30 माइनस 3 इंटू 24 करेंगे तो ये बन जाएगा 20 और 12 72, और यहाँ पर प्लस 288 आ गया जी। ये इस तरीके से आया। अरे यार कुछ क्या मैट्रिक्स गलत हुआ है क्या? 1 माइनस 11 कुछ क्या हुआ है यहाँ पे? अभी यहाँ पे -22, अरे यार यहाँ पे -1 आना, कुछ गड़बड़ हुई है। मैं दोबारा से डिटरमिनेंट यहाँ पे निकालता हूँ। अगर डिटर्मिनेंट नहीं निकालना चाहते, कुछ भी ऐसी चीज नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्ट रैंक भी निकाल सकते हैं। अभी सीधा डायरेक्ट रैंक निकाल लेना। अब ऐसा करना, अब इसका डिटर्मिनेंट खुद निकालना। एक बार मेरे से वहां पे गलती हो गई थी, -2 लिख दिया था जहाँ पे -1 आना था लास्ट में। इसका आप लोग रैंक निकाल दें, ठीक है? रैंक से बड़ा जल्दी आ जाएगा। जैसे यार सबसे पहले मैं रो 2 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 माइनस 2R1। अगर मैं ये लगाऊं और R3 के ऊपर भी ऑपरेशन लगा देता हूँ, R3 माइनस R1, ये ऑपरेशन लगा दिए गए। अगर ऐसे करके ऑपरेशन लगा दिए जाए, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 और 0 एज इट इज आएगा। सो पहली रो तो एज इट इज 1 3 -2, ये तो ऐसे ही आ गई। रो 2 के ऊपर लग रहा है 2 -2 टाइम्स ऑफ 1, पहला तो 0 बन गया। आगे लग रहा है -1 -2 टाइम्स ऑफ 3, तो -1 -6 यहां से मिल जाएगा -7। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 4 -2 टाइम्स ऑफ -2, तो ये मिल गया 4 -8, नहीं 4 + 8, तो यहां से आ गया 4 + 4 8, ये चीज मिल गई। ओके, उसके बाद 1 - 1 करेंगे तो 0, -11 -3 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 14, 14 -+2 करेंगे तो ये आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब आप लोग क्लियर कट देख पा रहे होंगे कि बड़ा अच्छे से ऑपरेशन एक लग सकता है। अगर मैं R3 के ऊपर ऑपरेशन लगाऊं तो R3 के ऊपर ऑपरेशन कैसे लग सकता है? R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 कर दूं, अगर माइनस टाइम्स ऑफ कर दूं, माइनस कर देते हैं, R3 -2 टाइम्स ऑफ R2, यहां से आ जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0, और फिर अपने पास यहाँ आ जाएगा 1 3 -2, R3 के ऊपर लग रहा है 0 -7 माइनस, ये तो 8 एज इट इज रहेगा भाई। हाँ जी, 0 - 0 करेंगे तो 0, -14 -2 टाइम्स ऑफ -7, तो -14 + 14, ये क्वांटिटी तो अपने पास 0 बन गई। उसके बाद 16 -2 टाइम्स ऑफ 8 करेंगे तब भी ये क्वांटिटी 0 बन गई। तो इसके अलावा और कोई ऑपरेशन लगाकर आप लोग 0 नहीं बना सकते। तो यहां से क्या आ गया? रैंक ऑफ ए की जो वैल्यू आ रही है, रैंक ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। और हमारे पास n कितना था? नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स कितने थे? वो 3 थे। अगर नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर 3 थे और यहाँ पर रैंक ऑफ ए 2 आ रहा है, यानी कि 3 तो बड़ा है 2 से। अगर 3 बड़ा है 2 से, यानी कि n की वैल्यू ग्रेटर देन r आ रही है। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन r आएगी, तब आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के पास सोल्यूशन कौन सा आने वाला है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आप लोगों को मिलने वाले हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए भी बता देते हैं आगे का काम क्या रहेगा। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों के पास इनफाइनाइट सोल्यूशन चाहिए ना, अब आप लोग एक काम करेंगे। सिंपल काम ये रहेगा कि हम यहाँ पर इनको एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करवा देंगे अपनी इक्वेशन के साथ। जैसे यार सिंपल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं ना, 1 × x कर देंगे, 1 × x यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3y और -2z, ये चीज आ जाएगी, इज इक्वल टू आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे 0। नेक्स्ट अपने पास मिल जाएगा -7x प्लस 8y या 8z इज इक्वल टू 0। अगर आप लोग यहाँ से कुछ इक्वेशन 7y, यार 7y यहाँ से 7y आएगा। अगर आप लोग यहाँ से इक्वेशन को कंपेयर करें और कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो देखिएगा आप लोगों के पास सॉरी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ सकती है? देखिएगा एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू। मान लो यार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -7y इज इक्वल टू -8z, और z इज इक्वल टू मैंने लिख दिया -7/8y, ये लिख दिया मैंने। सो यहाँ से यार मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरा y कुछ भी, कोई भी एक कांस्टेंट है, k कांस्टेंट। अगर y मेरा कुछ भी एक कांस्टेंट है, तो यहाँ से
z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, z मुझे मिल जाएगा -7/8k, -7/8 की। और अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में इसको भी रख दूं और इसको भी रख दूं पहली वाली इक्वेशन में, तो ये मुझे मिल जाएगा x प्लस 3 टाइम्स ऑफ y तो था k, -2 टाइम्स ऑफ -7/8, 7/8k, ये मिल गया इक्वल टू 0। यहां से x प्लस 3k माइनस प्लस 2 और 8 कट गया 4 पे, और यहाँ मिल गया 7/4k इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 12, 12 प्लस 7 21, 21/4k इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से भी अपने पास वैल्यू आ गई x की -21/4k, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के पास k आया है, जब भी अपने सॉल्यूशन में k आएगा तब आप लोगों के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कैसे? क्योंकि अब आप लोग कोई भी वैल्यू k की लेट करके लिख सकते हैं, भाई कुछ भी लिख लो, k की वैल्यू 1 लिखोगे आप लोगों के पास x y z की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 2 लिखोगे कुछ भी आ जाएगी, 3 आ जाए लिखोगे कुछ भी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे जी। यहाँ पर पूरी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। जब यहाँ पर इक्वेशंस हैं वैसे ओके 5 और 3 है भाई, 3 और 5। अब यहाँ पर अगर 3 और 5 कुछ इस तरीके से है, करने का प्रोसेस तो सारा सेम ही रहेगा। आप लोगों के लिए होमवर्क दे दूं मैं, चलो आप लोग करना है इस क्वेश्चन को होमवर्क में कैसे करना है हिंट जरूर देके जाऊंगा आप लोगों को, कि आप लोगों ने रैंक वाला मेथड इस्तेमाल करना है। रैंक देखना है इसका क्या आता है। अगर आप लोग कॉलम वेक्टर की बात करते हैं तो कॉलम वेक्टर आप लोगों के पास है 5। अच्छा एक और चीज, कुछ कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि सर कॉलम वेक्टर ये क्या होता है। कॉलम वेक्टर की जगह पे आप लोग अननोन्स को भी देख सकते हो। आप लोगों के पास अननोन कितने हैं या फिर वेरिएबल्स कितने हैं, सेम बात है। कॉलम वेक्टर मैं बोल रहा हूं, अगर कॉलम वेक्टर अननोन बोलूं या वेरिएबल्स बोलूं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास n जो है वो 5 है। अब आप लोगों का काम सिर्फ इतना रह गया कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रैंक निकालना। अरे यार ये तो बहुत ईजी है, मैं बताऊं, ठीक है ना, बड़ा ही ईजी है। सो कोशिश करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हो जाएगा सॉल्व तो बहुत बढ़िया बात है। फिर आप लोग समझ जाएंगे कि आप लोगों के पास इसके आंसर जो आने वाला है क्या आने वाला है। चलो मैं बता ही देता हूँ यार यहाँ पर n माइनस आर लीनियर इंडिपेंडेंट के बारे में। ओके चलो मैं बताता हूँ यार, n माइनस आर लीनियर इंडिपेंडेंट का जो सीन था सारा का सारा वो क्या होता है। जब भी आप लोग लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस की बात करते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि यार एक सॉल्यूशन है ये, जैसे 3 है, 3 है, 3 हमारा 2 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मान लो कुछ ऐसा लिखा है। या फिर वेक्टर की फॉर्म में मैं आप लोगों को लिख के बताता हूँ, जैसे 3,2 एक वेक्टर है। आप लोगों का ये वाला वेक्टर 4,3 ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो एक और है भाई 3,1 है। अब ये इसके भी लीनियर इंडिपेंडेंट है, ये इसके भी लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो जाएंगे, है ना जी। अब बस मैं यहाँ पर यही चीज आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो कभी कभी आप लोगों के पास ऐसा होगा कि आप लोगों का यहाँ पर कुछ ना कुछ आंसर आएगा, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन नहीं, ट्राइवल सोल्यूशन आप लोगों को मिलेगा, और इनफाइनाइट भी नहीं, ठीक है, इनफाइनाइट भी नहीं, ना अपना यूनिक आंसर आप लोगों के साथ मिलना शुरू होगा। अब जब आप लोगों को यूनिक वाला कंसेप्ट समझना है इसके लिए, तो पूरा ये वाला सम देखना पड़ेगा, ठीक है। पूरा सम देखते हैं क्या सकते हैं यहाँ पे। मैंने सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख दिया अगर, तो ए आ जाएगा आप लोगों के पास एक्स वाई जेड एस टी, यहाँ पर ये इज इक्वल टू 0 0 0, यहाँ पर और ये मिल गया 1 2 -2 2 -1, यहाँ आ जाएगा 1 2 -1 3 -2, आगे आ जाएगा 2 4 -7 1 और 1, ये चीज आ जाएगी। अगर इस तरीके से आ गया है, मान लीजिए मैंने यार रैंक रूंक सारा निकाल दिया, इसके जो रैंक है ना, मैं सिर्फ आप लोगों को करके बता देता हूँ थोड़ा सा हिंट, कि रैंक जो आ गया आप लोगों के पास मान लो 2 आ गया, रैंक 2 आ गया। अगर रैंक 2 आया है तो हमारे पास जो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बनेंगे ना, इस केस में कितने बन जाएंगे, n माइनस आर की वजह से, n है हमारे पास 5, रैंक हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 2, यानी कि 3 लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बनेंगे। 3 लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का मतलब होता है यहाँ पे कि आप अपनी मर्जी से 3 सॉल्यूशंस कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यार मैं और थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूँ।
अच्छा मान लो यार यहाँ पर मैंने अगर ऑपरेशन लगाए, ऑपरेशन लगा के बताऊं, ऑपरेशन भी चलो लगा देते हैं यार आप लोगों के लिए फुल फ्लेज कंप्लीट यहाँ पर ये क्वेश्चन कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ओके सो ए मैट्रिक्स ये रहा, हाँ जी। सो R2 के ऊपर ऑपरेशन लग रहा है हमारा R2 माइनस R1, R3 के ऊपर ऑपरेशन हमारा लगेगा R3 माइनस 2R1। अगर ये ऑपरेशन लगेंगे यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड एस टी इज इक्वल टू 0 0 0 और यहाँ पर मिल गया 1 2 -2 -2 -1। पहले सबसे पहले जब आप लोग ये लगाएंगे ऑपरेशन तो यहाँ से आ जाएगा 0 0, ये तो बन गया 0 0। R2 माइनस R1 करेंगे तो -2 -1 माइनस +2 तो यहाँ मिल जाएगा 1। उसके बाद R2 है ना, नहीं -1 मिलेगा ना, -1 नहीं 1 ही मिलेगा यार, 1 ही मिलेगा। हाँ तो ये मिल गया 1। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आप लोगों के पास फिर से 3 -2, ये तो 1 आ गया, -2 -1 यहाँ पे -1 मिल जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -3, देन फिर से -3 और देन फिर से 3 आ जाएगा। ये इस तरीके से आप लोगों के पास ऑपरेशन आ गए। अब अगर आप लोग R3 के ऊपर ऑपरेशन लगाए, R3 माइनस माइनस या प्लस कर दें, R3 प्लस 3R1 कर दें, हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, हाँ बिल्कुल भी R3 प्लस 3R2 कर दे, यहां से मिल गया एक्स वाई जेड एस टी इज इक्वल टू 0 0 0 और ये आ जाएंगे R1 2 -2 2 -1 0 0 1 1 -1 0 + 0 करेंगे 0 0। आगे आ जाएगा R3 + 3R2, R3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2, ये क्वांटिटी तो 0 आ गई। ऐसे ही -3 + 3 टाइम्स ऑफ 1, ये क्वांटिटी फिर से 0 आ गई। और फिर 3 + 3 टाइम्स ऑफ -1, ये क्वांटिटी भी 0 आ गई। तो अब आप लोग क्लियर कट देख सकते हैं, आप लोगों के पास जो रैंक की वैल्यू आई है वो 2 आ गई। अगर रैंक मेरे पास यहाँ पर 2 मिल चुका है, रैंक 2 आ गया, सो अगर मैं इक्वेशन लिखूं रैंक ए ऑफ ए इज इक्वल टू 2, इक्वेशन अगर लिखूं तो वो लिखी जाएगी x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 2s माइनस टी इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो आप लोगों के पास लिखी जाएगी z प्लस एस माइनस टी इज इक्वल टू 0। मुझे अब पूरे पूरे सोल्यूशन चाहिए। अगर मुझे पूरे सोल्यूशन चाहिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर n माइनस आर लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिलते हैं, n माइनस आर लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। n की वैल्यू है 5, r की वैल्यू है मेरे पास से 2, सो यानी कि 3 लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिलेंगे। 3 लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब है कि मैं 3 सोल्यूशन अपनी मर्जी से लेट कर सकता हूं। अपनी मर्जी से लेट करेंगे, देखना कैसे यार, कुछ रिलेशन लिख लेते हैं। जैसे z की अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ से पहली दूसरी इक्वेशन से z की वैल्यू क्या आ गई, t माइनस एस आ गई, ठीक है, z की वैल्यू t माइनस एस आ गई। और अगर मैं इस z की वैल्यू को यहाँ पर ऊपर वाले में सब्सटीट्यूट कर दूं, ऊपर वाले में यहाँ पे पहली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूं, तो वो क्या दे देगा मुझे, ओके तो वो क्या दे देगा मुझे, अब वो दे देगा ओके x की जगह पे तो x ही आएगा, प्लस 2 की जगह पे 2y माइनस 2 टाइम्स ऑफ z की जगह पे हमने लिखा t माइनस एस प्लस 2s माइनस टी इक्वल टू 0। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा भाई, अगर आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो ज़रूरी है समझना इसको। नेक्स्ट आ गया x प्लस 2y माइनस 2t प्लस 2s प्लस 2s ओके माइनस टी इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 2t माइनस ओके प्लस 4s माइनस 3t इक्वल टू 0। और यानी कि अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालू ना तो वो लिखी जाएगी कुछ 3t माइनस 4s माइनस 2y। सो अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास कितने सॉल्यूशंस लीनियर इंडिपेंडेंट आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, मान लो यार आपने t का वैल्यू कुछ सपोज कर लिया, s का वैल्यू कुछ सपोज कर लिया, आप लोगों के पास z क्या हो गया, z अपना लीनियरली डिपेंडेंट हो गया।
z का आंसर डिपेंड करने लग गया उसके ऊपर, है कि नहीं बात, z डिपेंड करने लग गया t और s के ऊपर, तो लीनियर डिपेंडेंट कह रहे हैं। ऐसे ही सेम अगर मैं यहाँ पर इसके लिए मैं t कुछ सपोज करूं, s कुछ सपोज करूं और y में कुछ सपोज करूं, है ना, तो x का आंसर आ जाएगा मेरे पास, x का कुछ भी आंसर आ जाएगा, तो x क्या हो गया मेरा यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो मेरे पास जो टोटल लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस बने वो कितने बन गए, 3 बन गए, जिनको मैं अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर, मैं लीनियर इंडिपेंडेंट है ना, तो मैं मान के ये चलता हूं कि मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू सपोज कर ली, s की वैल्यू 0 सपोज कर लेते हैं, t की वैल्यू मान लीजिए 0 सपोज कर लेते हैं या 1 सपोज कर लेते हैं, कुछ भी अगर ऐसा कर ले हम, तो z कितना आ जाएगा, z अपने पास आ जाएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1 आ गया, और y भी आप लोग सपोज कर लीजिए 0, मान लीजिए y अगर आप लोगों ने 0 सपोज कर लिया, x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 3 माइनस 0, हाँ 0 0, भाई 0 0 आ गया, प्लस प्लस वट एवर, x इज इक्वल टू 3 आ गया, y इज इक्वल टू 0 आ गया, और s इज इक्वल टू 0 आ गया, t इज इक्वल टू 1 आ गया, और z इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये आप लोगों के पास इस केस में सोल्यूशन आ जाता है। कभी कभी अगर पूरा कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए बोला जाए तब आप लोग ये फाइंड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास लीनियर इंडिपेंडेंट, आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के पास वैसे इनफाइनाइट सोल्यूशन बन सकते हैं। आप लोग k की वैल्यू कुछ भी लिखें, आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा, k की वैल्यू कुछ भी लिखें फिर आप लोगों के पास कुछ और आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। बन ये भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जैसा सकता है, लेकिन जब आप लोगों को पर्टिकुलर बोला जाए कि सॉल्यूशन निकाल के बताओ, तब आप लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो निकालना ही पड़ेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पेपर में बहुत बार ये पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, देखिएगा जी, आप लोगों के पास है क्या, कह रहे के फाइंड करिएगा, फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैव अ नॉन जीरो सॉल्यूशन इज अ 6। के की वैल्यू फाइंड करेगा जिसके लिए आप लोगों के पास नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल रहा है ना, नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो मतलब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। अब जब भी अपने पास नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन की बात होती है, मैंने ऊपर बताया प्रॉपर्टी आप लोगों को कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, ये नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए आप लोगों का डिटर्मिनेंट जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। अगर अपने पास यहाँ पर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है, बच्चे क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 इस वाले का ले लेंगे। अरे भाई साहब, सिस्टम आप लोगों के पास होमोजीनियस होना चाहिए। अगर सिस्टम होमोजीनियस होना चाहिए तो यहाँ पर ये के एक्स के वाई के जेड क्या कर रहा है, इनको इस तरफ भेजिएगा। अगर मैं इनको इस तरफ भेजू, यहाँ पर लिखा जाएगा x माइनस के एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। आगे लिखा जाएगा 3x प्लस वाई माइनस के वाई, y माइनस के वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। आगे लिखा जाएगा 2x प्लस 3y प्लस z माइनस के जेड इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों का ये जो सिस्टम है ये होमोजीनियस बना है। यहां से अगर मैं और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस के एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लिखा जाएगा 2x प्लस 1 माइनस के वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0, और आगे लिखा जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 1 माइनस z 1 माइनस के z इज इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, लगाते हैं भाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 और k को अपना फाइंड कर लेते हैं जी, क्या आता है डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, 1 माइनस के 2 3 2 1 माइनस के 2, यहाँ पे 1 माइनस के ही आ रहा है, वाह, 2 3 और 1 माइनस के, ये इस तरीके से बन चुका है। अब अगर ये बन गया, ऐसा करना पड़ेगा सॉल्व, डिटरमिनेंट निकाल के, डिटरमिनेंट से ही आप लोगों को आंसर इवेल्युएट करना है इसका क्या आता है। हाँ, तो चलो भाई डिटरमिनेंट अब खोलना शुरू करते हैं। वैसे आप लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे ना जब आप लोग, तब आप लोगों के पास एक ना क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। मैं सीधा क्यूबिक इक्वेशन लिख दूं, फिर उसके बाद मैं क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकाल के आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे करते। तो यार जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, आप लोगों के पास एक इक्वेशन बनेगी के क्यूब माइनस 3k स्क्वायर माइनस 15k माइनस 18 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाए।
अगर ये इक्वेशन आ गई है, अब मुझे k की वैल्यूज निकालनी है। आप लोग जानते हैं कि k की वैल्यू आप लोगों के पास 3 होंगी। जितनी पावर आप लोगों के पास होती है उतनी ही आप लोगों की k की वैल्यूज मिलेंगी, उतने ही आप लोगों को रूट मिलेंगे। अब बाय इंस्पेक्शन मेथड मुझे ये इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, डिटेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास पहला तो रूट क्या आ सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर k की वैल्यू अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या ये मुझे रूट मिलता है कि नहीं मिलता, कुछ भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन करके ही आप लोगों को पता चलेगा कि आपका रूट वो आ रहा है कि नहीं आ। तो जब मैं k की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये तो आएगा भाई 1 माइनस 3 माइनस 15 माइनस 18। हाँ, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। k की वैल्यू आप लोग 2 सब्स्टिट्यूट करके देखिए। 2 सब्स्टिट्यूट जब आप करेंगे 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 12 आ जाएगा माइनस 30 माइनस 18। क्या ये 0 दे रहा है? 8 माइनस 12 ओके नहीं, ये भी मैं मुझे 0 नहीं देगा। अच्छा, k की वैल्यू आप लोग 6 सब्स्टिट्यूट करके देखिएगा। अब आप लोगों के मन में आएगा कि k की वैल्यू 6 कैसे सब्स्टिट्यूट हो सकती है। देखिए, हमेशा जब भी आप लोगों को इंस्पेक्शन मेथड लगाना हो ना, तब आप लोग ये देखिएगा लास्ट में आप लोगों के पास नंबर कौन सा है। जैसे यहाँ पर 18 है, 18 किन किन टेबल के ऊपर जाता है? एक तो जाता है 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर और 6 के ऊपर और 9 के ऊपर और 18 के ऊपर, इनके ऊपर जाता है। सेम पॉजिटिव में भी आप लोग लिखते हैं, सेम चीज माइनस में भी आप लोगों को लिखना यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, माइनस पे भी हमेशा आप लोग चेक करेंगे ही करेंगे। अगर आप लोग इस तरीके से चेक करेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा। मैंने 1 सब्स्टिट्यूट करके देखा, 2 सब्स्टिट्यूट करके देखा। अब मान लीजिए मैं 6 जस्ट ट्राई के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो अगर मैं k की वैल्यू 6 देखूं तो यहाँ पर मिल जाएगा k क्यूब 216 माइनस 36 और 36 इंटू 3 करेंगे तो 108 आ जाएगा। उसके बाद माइनस 90 आ जाएगा, माइनस 18 आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है देखिएगा भाई, 108 90 18 216 माइनस, हाँ 216 माइनस 216 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मुझे 0 मिल गया। अगर ये चीज मुझे 0 मिल गई है तो k की वैल्यू 6, तो एक पक्की बात है कि k इज इक्वल टू 6 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। k इज इक्वल टू 6 जो है वो मेरा रूट है इस इक्वेशन का। अगर k इज इक्वल टू 6 रूट है इस इक्वेशन का, नेक्स्ट हम लोग अब डिवीजन मेथड लगाएंगे। डिवीजन मेथड कौन सा? हॉर्नर डिवीजन मेथड लगाकर अपना आंसर लिखेंगे। जैसे यार यहाँ पर आ गया 1 माइनस 3 माइनस 15 और माइनस 18, 6 के ऊपर जा रहा था। यहाँ पर ये नंबर एज इट इज लिख देंगे तो ये पहले तो आ जाएगा 1, फिर 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाकर यहाँ पर लिख देंगे और फिर इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3, फिर 6 इंटू 3 कर देंगे 18, यहाँ पर कट किया माइनस 13, यहाँ पर किया अरे प्लस का 3, ये प्लस का 3 आएगा। उसके बाद यहाँ पर करा 18 और यहाँ पर 0। हाँ भाई बिल्कुल सही है, बाय डिवीजन मेथड ये अपना बिल्कुल करेक्ट है। 6 अपना रूट होगा। अगर 6 अपना रूट होगा तो हमारे पास वो जो क्यूबिक इक्वेशन थी वो किस तरीके से लिखी जाएगी? वो लिखी जाएगी k माइनस 6 k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो है ये आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोग अपना मेथड जो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला, वो वाला मेथड लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा, अगर मैं k की वैल्यू क्वाड्रेटिक के लिए निकालूं तो वो आ जाएगा -3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 a c अपॉन 2a। हाँ जी, तो ये आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर रूट अपने पास इमेजिनरी रूट्स आने वाले हैं। 3 प्लस माइनस यहाँ पर मिल गया 9 माइनस, यहाँ अरे डायरेक्ट ही लिख देते हैं यार, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आयोटा और 3 आने वाला है, रूट 3 आने वाला है अपॉन 2। ठीक है, सो ये रहा, आप लोगों के पास रूट्स आ गए हैं सारे के सारे। हमें यही वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो एक तो k की वैल्यू 6 है और दूसरी वैल्यूज आप लोगों के पास आ रही है k इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2, और दोनों प्लस और माइनस में आ रही है ना। आप चाहे प्लस और माइनस अलग अलग लिख सकते हैं, चाहे इकट्ठा लिख सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। होप कि आप लोगों को पूरे पूरे समझ में आए होंगे कंसेप्ट क्या रहेंगे, कंसेप्ट क्या क्या चीजों से आप लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने ये वर्किंग मेथड नहीं लिखा है, आप लोग इसको जरूर लिख लीजिएगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहां पर हम लोग अब नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में समझेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा लीनियर अलजेब्रा का कंटेंट पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है, आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं हर एक चीज। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
Thank you so much. Have a good day. Take care. Bye bye.